हेलो एवरीवन, मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ चुके हैं। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो वो चैनल पर जाए, वीडियो को देखें एंड समझे। और यदि आप हमारे इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 ये वीडियो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पढ़ने से पहले अगर आप अपने सामने किताब रखें तो शायद ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप अच्छे से लाइन बाय लाइन किताब में एंड वीडियो में भी देख करके अच्छे से वर्ड को समझें, लाइन को समझें और चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मानचित्र। कहा जा रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपना देश, राज्य, जिला, शहरों और गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने पहले चैप्टर में हमने ग्लोब पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लोब और अक्षांश देशांतर पढ़ा था। एंड थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोब जो होती है ना, ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अगर हमें किसी चीज़ का मतलब अध्ययन करना हो, जैसे कि पृथ्वी का सभी हिस्से का, पृथ्वी में कौन सी कंट्री, कौन सी कॉन्टिनेंट एंड कौन से ओशन कहाँ पे है ना, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। हम उसमें ग्लोब में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कहा जा रहा है कि अगर हमको पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा पढ़ना है या एक हिस्से के बारे में जानना है, जैसे कि हमें किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में जानना है, या हमें पर्टिकुलर कोई एक राज्य के बारे में जानना हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जिला, सिटी, विलेज के बारे में जानना हो, तब वहाँ पे जो ग्लोब होता है वो थोड़ा सा उपयोगी साबित नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब में पूरी पृथ्वी का दिखाया हुआ रहता है। और अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर का चाहिए अध्ययन के लिए क्या कैसा है, तो वहाँ पे ग्लोब उतना बड़ा नहीं बन पाता है। तो वैसी स्थिति में कह रहा है कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, मतलब हमें जब किसी एक पर्टिकुलर जगह का स्टडी करना होता है तब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र है क्या? तो कहा जा रहा है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से सतह पर चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र है क्या? तो एक समतल पन्ने पे किसी जगह का किसी पैमाने के माध्यम से उसका खींचा हुआ चित्र ही क्या होता है? मानचित्र होता है। आगे कहा जा रहा है लेकिन एक गोलाकार सतह पर पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मतलब एक गोलाकार सतह कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्लोब है वो एक गोलाकार सतह है। उसमें पूरी तरह मतलब उसे या सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है ना। आगे कह रहा है मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र का एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानचित्र हमारी बहुत या अलग अलग ज़रूरत के अनुसार हमारे लिए आवश्यक होती है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को तो कुछ क्या होते हैं और मतलब कुछ मानचित्र जो होता है वो छोटे क्षेत्र और तथ्य को दर्शाती है। और क्या होता है कि दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह यानी तथ्य को दर्शाती है, मतलब अलग अलग किसी क्षेत्र के अलग अलग भौगोलिक चीज़ों को दर्शाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख देते हैं, बहुत सारे मतलब विभिन्न प्रकार के मानचित्र, जैसे क्लाइमेटिक मानचित्र, फॉरेस्ट मैप, सेटलमेंट मैप, रिवर मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप,
है ना, फिजिकल मैप, इस तरह को अगर एक साथ हम रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि मानचित्र के किताब को हम एटलस कहते हैं, मानचित्र की किताब को हम एटलस कहते हैं। फिर है, एटलस विभिन्न प्रकार और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। कहा जा रहा है कि एटलस जो है वो विभिन्न प्रकार और अलग अलग पैमाने के खींचे हुए होते हैं। मतलब सब में जो पैमाना दिया जाता है, स्केल दिया जाता है, वो अलग अलग होते हैं, है ना। फिर कहा जा रहा है कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। मतलब एक ग्लोब और मानचित्र को अगर ले लें तो मानचित्र से हमें बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र की जानकारी मिलती है अगर तुलना करें ग्लोब से। तो यहाँ फिर कहा जा रहा है कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग मानचित्र किसी क्षेत्र का अलग अलग हमें जानकारी देता है। जिसमें पहला है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक है थीमेटिक मानचित्र। तो हम एक एक करके सभी मानचित्रों को पढ़ेंगे। भौतिक मानचित्र, जिसमें कह रहा है कि भौतिक मानचित्र किस चीज़ों को दर्शाता है, किसी क्षेत्र का। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदानी, नदियाँ, महासागरीय इत्यादि को दर्शाने वाली मानचित्र को भौतिक या फिर उचावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है। मतलब पृथ्वी के जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, चाहे चाहे किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, आकृतियाँ होती है, उसे दर्शाया जिसमें जाता है, उस मैप को भौतिक या फिर उचावच मैप कहते हैं। जिसमें हमारा पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदानी एरिया हो सकता है, नदियाँ हो सकती है, महासागरीय हो सकता है, वन क्षेत्र भी हो सकते हैं। मतलब जो नेचुरल चीज़ें हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जैसे हम मैप में दर्शाते हो किसी क्षेत्र का, तो वो हो जाता है भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, जिसे पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं, कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक मानचित्र है, जो कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या करता है कि किसी भी देश, किसी भी पूरे वर्ल्ड का भी कह सकते हो कि देश, कॉन्टिनेंट, किसी गांव, मतलब किसी भी प्रकार का देश, राज्य का, और उनकी सीमा को जो दर्शाता है, सीमा को दर्शाता है कहने का मतलब कौन सा देश कितना बड़ा है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका बॉर्डर दिखाता है, उसकी सीमा दिखाती है, और वो किन देशों से अलग हुआ है, उसके आसपास के देश कौन नाइबर्स हैं, ये सब दिखाते हैं। गाँव को दिखाते हैं, कौन गाँव कितना बड़ा है, कितने एरिया में फैला हुआ है। तो मतलब उन चीज़ों को, जो सीमाओं को दर्शाता है, किसी क्षेत्र का सीमाओं को दर्शाता है कि वो कितने दूरी तक फैला हुआ है, या फिर कोई देश का, तो वही हो गया राजनीतिक मानचित्र। वही क्या हो गया, राजनीतिक मानचित्र। अब है थीमेटिक मानचित्र। क्या है थीमेटिक मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र किस प्रकार के मानचित्रों को बताता है? तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग आदि के वितरण दर्शाने हेतु या दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र की 3 घटक होती है: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो थीमेटिक मानचित्र कैसे मानचित्र होते हैं? जो नेचुरल चीज़ों को छोड़ करके और पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ करके जो दिखाते हैं, बाकी चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में सड़कों का जाल, तो उसका मानचित्र दिखाया जाता है। किसी क्षेत्र का वार्षिक मानचित्र, कि उस एरिया में कहाँ पे कैसी बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, कितनी सेंटीमीटर में बारिश हुई। उस एरिया का वन क्षेत्र, कहाँ पे वन अधिक है, कहाँ पे वनस्पतियाँ कम है, वैसे चीज़ों को। उद्योग को, किस क्षेत्र में उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, उद्योग स्थापित है, तो वो चीज़ों को जो दिखाता है वो होता है थीमेटिक मानचित्र होता है ना। इन चीज़ों का जो वितरण को दर्शाता है वो थीमेटिक मानचित्र होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानचित्र
के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कहने का मतलब है कि इन तीनों के आधार पे कोई भी मानचित्र को सही तरीके से एक प्लेन सरफेस पे, मतलब किसी क्षेत्र का जो चित्र होता है उसे मैप बनाया जाता है। तो इन 3 चीज़ों की सहायता से बनाया जाता है, या फिर हम कोई मैप में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें उस किसी क्षेत्र का जो हम उसमें अध्ययन कर रहे होते हैं मैप में, वो हमें समझने में आसानी होती है, हेल्पफुल होता है। जिसमें पहला है दूरी। पहला क्या है? दूरी। कहा जा रहा है मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उससे के एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, और या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींची जाती है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी और स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम मैप को कागज पे उतारते हैं, तो किसी भी बड़े एरिया का जो होता है वो कागज पे तो छोटा बन जाता है ना, छोटा है कि नहीं, वो छोटा बन जाता है कागज पे। वो एरिया बहुत बड़ा होता है, कोई भी एरिया अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसे एक कागज पे उतारा जाता है तो सारा एरिया का जो भी चीज होता है वो छोटा 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 करके उतारा जाता है उस पे। तो कहा जा रहा है कि इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है, मतलब इतने अच्छे से, इतने ध्यान पूर्वक से उन चीजों को मैप में बनाया जाता है, मैप में दिखाया जाता है कि जो वास्तविक दूरी होती है वो मैप में अच्छे से उसको दिखाया जाता है ना, स्थानों की जो बीच की दूरी होती है वो वास्तविक रहे, इतना उसे सावधानी से मैप में बनाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये तभी संभव होता है जब एक छोटी दूरी, मतलब जो उस मैप में जो छोटी दूरी होती है वो रियलिटी में स्थल में जो दो चीज होंगी, दो स्थान होंगे, उनके बीच की दूरी होती है, व्यक्त करती है ना। फिर कहा जा रहा है इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इसलिए उस चीज को सही करने के लिए एक पैमाना चुना जाता है, एक पैमाना चुना जाता है, और उस पैमाने की सहायता से मैप को रेडी किया जाता है, ताकि मैप में अगर दो स्थान की बीच की दूरी जो है वो रियलिटी में, उस पैमाने के अनुसार रियलिटी में उतनी दूरी सच में भी हो। तो मैप में इतनी उस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना बोला जा रहा है कि स्थल पर जो वास्तविक दूरी होती है और मानचित्र पर जो दी गई या दिखाई गई जो दूरी होती है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी का अनुपात होता है वही पैमाना होता है। वही क्या होता है? पैमाना। फिर से कहते हैं पैमाना क्या है? तो स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई जो दूरी होता है, उन दोनों के बीच के अनुपात को ही क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण बोल रहे हैं, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ओके, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिखाए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कह रहा है कि आपका जो विद्यालय और घर का जो दूरी है वो रियलिटी में देखे तो 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर उसे एक मैप में दिखाया जा रहा है कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी मैप में 2 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तब ना मैप में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रियलिटी में वो 10 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार कह रहा है कि पैमाना मानचित्र के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब हम पैमाने को, इस चीज को मतलब समझ जाते हैं पैमाने को,
तो हम कोई भी मानचित्र के जो मानचित्र में दो चीज़ों की, दो स्थानों के बीच की दूरी होती है ना, वो हम उसे समझ करके हम जान सकते हैं कि इन दोनों की वास्तविक दूरी क्या होगी आपस में, अगर हमें पैमाना समझ में आ जाता है तो। अब बोल रहा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण कह रहा है, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है कि मान लो किसी बड़ा जगह का हमको दिखाना है मैप में, जैसे कि कोई महाद्वीप या फिर महासागर को दिखाना है, और महाद्वीपों में एक से दो स्थानों के बीच की दूरी को हमें दिखाना है। तो मैप में हम 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर को वहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब अगर मानचित्र में 5 सेंटीमीटर की जो दिखा रहा है, दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो रियल में वो दूरी होगी 500 किलोमीटर। और अगर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है मैप में, तो वो 100 किलोमीटर वास्तविक दूरी होगी, है ना। ये है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ये कैसा मानचित्र है? छोटे पैमाने का मानचित्र है। तो जब हम किसी बड़े क्षेत्र का मानचित्र रेडी करते हैं, तो उसमें जो पैमाना दिया हुआ रहता है वो छोटे पैमाने वाला होता है। लेकिन कहा जा रहा है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम किसका उपयोग करते हैं? बड़े पैमाने का। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि स्थल में जो 500 मीटर की दूरी है, मानचित्र में 5 सेंटीमीटर में उसे दिखाया जा रहा है। मानचित्र में 5 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है, जो कि रियलिटी में वो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी को दिखाएगा, न कि किलोमीटर को दिखाएगा। तो छोटे स्थानों या छोटे क्षेत्रों का मानचित्र के लिए हम बड़ा पैमाना इस्तेमाल करते हैं, और महाद्वीप या विशाल क्षेत्र का मानचित्र रेडी करने में छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब कहा जा रहा है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कहा जा रहा है जो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने की अपेक्षा ज़्यादा जानकारियाँ हमें देती है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है उसमें सभी चीज़ों का सटीक दूरी, सटीक हर एक चीज़ को दिखाया जाता है, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी गांव का। लेकिन छोटे पैमाने में ऐसा नहीं होता। छोटे पैमाने में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो छूट भी जाती हैं। यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे देख रहे होगे आप सब कि यहाँ पे पैमाना भी दिया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर दिखाया गया है। यानी इस कागज़ पे अगर हम 1 सेंटीमीटर दूरी को मापते हैं, तो वो वास्तविक में उनकी दूरी क्या होगी? 10 मीटर होगी। वास्तविक दूरी 10 मीटर होगी। चलिए अब हम सेकंड यानी दूसरे घटक में आते हैं, दिशा। अब मानचित्र में हमें दिशा का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी अगर हम कोई मानचित्र में अगर देखते हैं कि कोई चीज़ या कोई घर, कोई पेड़, कोई मंदिर किस दिशा की ओर है, तो उसे हम रियलिटी में जानने में सक्षम हो सकते हैं, अगर हमें मैप में दिशा की जानकारी हो तो। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिना और तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब देखो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मानचित्र होते हैं ना, जिसमें उत्तर में दाहिनी ओर, ऊपर की ओर दाहिने साइड में ऐसे तीर का निशान होता है, जो कि दिखा रहता है ऊपर की ओर रहता है और लिखा रहता है उ, है ना। और जो वो तीर का निशान क्यों दिया हुआ रहता है? क्योंकि वो दिशा को दिखाता है, जो कि उत्तर दिशा को डिनोट करता है, जिसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं।
तो वो दिया हुआ रहता है उत्तर दिशा के बारे में। तो और जब हमें उत्तर पता चल जाएगा कि उत्तर दिशा किस ओर है, तो हमें दक्षिण पता चल जाएगा, पूर्व पता चल जाएगा और पश्चिम भी पता चल जाएगा कि किस तरफ है कौन सी दिशा। कदर 4.2 में चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। कहा जा रहा है कि मानचित्र में जो यानी जो 4 डायरेक्शंस होते हैं, 4 दिशाएं जो होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रधान दिग्बिंदु लिखें या उनके नाम लिखें, तो वो चारों दिशाएं हो जाएंगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर आगे भी बताया जा रहा है कि बीच की 4 दिशाएं हैं, बीच की 4 दिशाएं हैं, बीच में देख रहे होगे आप सब, ये है ना, बीच की और भी 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। देख रहे होगे ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कहा जा रहा है इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम इन बीच वाले और इन दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान के मानचित्र की सहायता से सही दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 4.1 में से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दिशा का पता कीजिए, जो कि 4.1 में भी हमने देखा था, जिसमें दिखाया गया था पैमाना और मानचित्र थे, जिसमें घर, कुछ बाड़ी वगैरह, दुकान वगैरह थी, मंदिर वगैरह थी। कहा जा रहा है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र या खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब विकास के घर, तो विकास का घर ये है, और कहा जा रहा है कि क्या हमें पता लगाना है कि सामुदायिक केंद्र और खेल का मैदान का दिशा, सामुदायिक केंद्र। तो सामुदायिक केंद्र किधर है? तो विकास के घर के उत्तर की ओर क्या है? सामुदायिक केंद्र। और विकास के घर के उत्तर पूर्व में खेल का मैदान है। फिर कहा जा रहा है विद्यालय से दुकान से विद्यालय की दिशा। दुकान यहाँ पे है, तो दुकान से विद्यालय की दिशा किधर है? पूर्व की ओर है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्र का दिशा जान सकते हैं मानचित्र की सहायता से, अगर मानचित्र में हमें ये चीज़ों की जानकारी हो जाए, हमें समझ हो जाए। आगे है, हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसके चुंबक की सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कहा जा रहा है कि दिक सूचक, जिसे हम इंग्लिश में कंपस कहते हैं, बोल रहे कि हम कंपस की सहायता से, दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का जो दिशा होता है वो पता लगा सकते हैं। क्योंकि दिक सूचक जो ऐसा है, एक यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसमें जो सुई होती है वो हर बार नॉर्थ और साउथ को डिनोट करती है, जिससे हमें अगर एक दिशा पता चल जाती है तो हम बाकी की दिशा आसानी से जान सकते हैं। तो वो जो सुई होती है दिक सूचक में, वो हमेशा ऑल टाइम नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करती है। तो जो दिक्सूचक होती है वो दिशा जानने के लिए बहुत ही आसान होता है, या समझने के लिए हमारे लिए बहुत आसान करता है, सहायता करता है। अब आते हैं प्रतीक, जिसे सिंबल भी कहते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। कहा जाता है कि कोई भी अगर हम मानचित्र ले ले तो उसमें रियल जो घर बने होते हैं, रियल पेड़ होते हैं, रियल सड़क होती है या पटरियां होती है, कुछ भी होते हैं, उन्हें रियल जैसा, मतलब वास्तविक चित्र दिखाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं या रंग चित्र रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो उन्हें दिखाने के लिए एक पार्टिकुलर निश्चित जो होते अक्षर या छाया, रंग या चित्र या रेखा का उपयोग करके उसे दिखाया जाता है, उन चीज़ों को।
ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसे ही प्रतीक कहा जाता है। मतलब हम जो विभिन्न रंग, विभिन्न आकृति, विभिन्न रेखा के द्वारा जो हम दिखा रहे हैं वही हमारे लिए मानचित्र में सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। और ये प्रतीक क्या करते हैं, कम कम स्थान में, मतलब छोटे से स्थान में उसे बना दो और वो ज़्यादा जानकारी को बताती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। तो अगर ये प्रतीक का इस्तेमाल हम करते हैं तो मानचित्र बनाना आसान होता है और मानचित्र को पढ़ना समझना भी बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगर कह रहा है कि अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं पे जाते हो कोई मानचित्र लेकर उस क्षेत्र में, नई जगह पे मानचित्र को लेकर के, और आप उस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और अगर आपको जानकारी होगी सिंबल्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, तो डिस्टेंस के बारे में, तो हम उस क्षेत्र की जानकारी आसानी से ले सकते हैं बिना किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट किए बिना ही, उस बस मानचित्र की सहायता से। आगे कह रहा है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो ये जो हम प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक विश्वव्यापी भाषा है मानचित्र के लिए। किस चीज़ के लिए, मानचित्र के लिए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब कोई भी मानचित्र अगर हम लेते हैं तो वो सहमति है कि इस तरह का सिंबल्स यूज होंगे मानचित्र में, ताकि हम किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी गांव, विलेज, सिटी को अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, किसी भी तरह का मानचित्र को। हालांकि कहीं कहीं पे चेंज भी थोड़ा मिल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सब जगह एक जैसे ही होता है। कहा जा रहा है ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। और उन प्रतीकों को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सहमति होती है, जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे है कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। तो चित्र देख रहे होगे आप सब यहाँ पे, ये रूढ़ चिन्ह है जो दर्शाए गए हैं। जो आप मैप, अगर कोई भी मैप खोलोगे या मैप लोगे तो आपको अगर मैप में इस तरह की सिंबल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, प्रतीक अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये सब होती है। क्योंकि हर जगह शब्द को लिखना या नाम को लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता मैप में, अक्षरों को लिखना, अक्षर बड़े हो जाते, तो वहाँ पे इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन प्रतीक को हमें देख करके समझना होता है, या हम समझते हैं कि उस क्षेत्र में या उस जगह पे क्या मौजूद है। जैसे कि रेलवे लाइन को 3 रेलवे लाइन है, जिसमें है ये बड़ी रेलवे लाइन, ये मीटर लाइन, और ये रेलवे स्टेशन को दिखाएगा। फिर है पक्की सड़क और कच्ची सड़क। इस तरह की अगर बनी हुई है मानचित्र में तो वो पक्की सड़क दिखाई जा रही है, और इस तरह का है तो कच्ची सड़क है। इस तरह के लाइंस अंतर्राष्ट्रीय लाइंस है, और ये राज्य लाइन, और ये जिला लाइन, यानी बॉर्डर्स को दिखाती है, अलग करती है एक जिले को दूसरे जिले से, और ये एक देश को दूसरे देश से। फिर है ये नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। फिर है इस प्रकार का जो प्रतीक है वो मंदिर दिखाएगा, ये गिरजाघर, ये मस्जिद, और ये छतरी। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस है उस क्षेत्र में, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन, पीएस। फिर है इस तरह का अगर आकृति है तो वो घर वगैरह को दिखा रहा है, वो घर वगैरह मतलब बस्ती को शो कर रहा है। और अगर इस तरह का दिखा रहा है तो वो कब्रिस्तान को शो कर रहा है। पेड़ के लिए इस प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा है, और घास के लिए इस प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अगर 4 पॉइंट क्या है, 4 को देखें तो क्या लिखा हुआ है, सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र। देख रहे होगे कि ये सुंदरपुर गांव है जिसका मैप रेडी किया गया, जिसमें देख रहे होगे एक दिशा दिखाई गई है, पैमाना दिखाया गया है ना, कि किलोमीटर दिख रहा है ना, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। और प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, ये बस्ती दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन है,
ये मीटर लाइन है, ये कच्ची सड़क है, यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे छतरी बना हुआ है, यहाँ पे पीएस है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे गिरजाघर है और यहाँ पे विद्यालय बना हुआ है और ये रहा सुंदरपुर। यहाँ से नदी बह रही है और यहाँ पे तालाब शो कर रहा है। तो ये एक मानचित्र है जिसमें सिंबल्स, जिसमें पैमाना, ये एक मैप है सुंदरपुर गांव का, जिसमें जिसे रेडी करने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। पैमाना लिया गया है, दिशा लिया गया है और प्रतीकों का इस्तेमाल करके इससे पूरे आ, तरीके से रेडी किया गया है। अब यहाँ पे है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? तो कहा जा रहा है रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। रेखाचित्र मानचित्र कह रहा है कि ये एक तरह सा मानचित्र ही है, लेकिन ऐसे मानचित्र नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसमें पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब अपनी याददाश्त से हम बनाते हैं कि भाई यहाँ पे घर होगा, उसके आगे जाओगे तो उसके आगे मतलब सीधी रास्ता है, लेकिन उस घर के राइट साइड में एक दुकान होगा। उस दुकान में जाओगे तो वहाँ पे मेरे ना ऐसे वैसे करके कुछ भी पूछोगे तो उसके और राइट साइड मतलब इसी तरह का कोई भी याददाश्त पे बनाया हुआ मानचित्र होता है, वही रेखा चित्र मानचित्र होता है। मतलब जिसमें पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी पर्टिकुलर सिंबल्स एंड दिशा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो हो गया रेखा चित्र मानचित्र, जो कि मतलब अपनी एक याददाश्त से बनाया जाता है। रेखा चित्र अपनी याददाश्त से बनाया जाता है ना। बस ऐसी लाइन खींच दो, यहाँ पे पेड़ है और किसी को जाना हो तो बस यहाँ से जाओ, राइट मुड़ो, मतलब बताया जा रहा है कि ऐसे जाओगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे जाओगे पेड़ मिलेगा, उसी के राइट साइड से लेफ्ट साइड ऐसे देखोगे, ऐसे मुड़ोगे, ऐसे जाओगे तो वहाँ पे आएगा ये मेरा घर है ना। तो इस तरीके से मतलब अपनी याददाश्त पे बनाया हुआ एक मानचित्र जिसमें ना हम स्केल का इस्तेमाल करें, बस अपनी ऐसे ही बस हम उसे खींच करके बता रहे हैं, लाइन के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू बताया जा रहा है। तो उस तरह के मानचित्र को या खींचा गया कोई भी चित्र को मानचित्र जैसा रेखा चित्र मानचित्र होगा। अब नेक्स्ट आ रहा है खाका। खाका किसे कहेंगे? कहा जा रहा है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है वो खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। खाका क्या है? तो किसी एक छोटे जगह का बड़े पैमाने पे जब उसका रेखा चित्र बनाते हैं तो वो खाका होता है। क्या होता है? खाका होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो हमको कोई छोटे क्षेत्र का मानचित्र हमने रेडी किया, ठीक है, बड़े पैमाने से रेडी किया, लेकिन फिर भी उसमें हमें कोई रूम की लंबाई जाननी हो, घर की जानना हो, घर का जानना हो कि घर कहाँ से कितना लंबा चौड़ा है, तो उस स्थिति में हम बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींचते हैं और उस तरीके का जो मैप बनता है या रेखा चित्र बनता है वो खाका कहलाता है। वो क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा वहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आपने अपना अच्छा समय दिया होगा एंड पसंद आया हो, वीडियो को समझ में आया हो, लाइक करें। एनी डाउट आप हमें कमेंट करें एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें एंड वीडियो को चैनल को अभी तक अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड हमारे बायो पे जाए, हमारे बायो पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सबसे पहले इस वीडियो की लिंक आपको वहाँ पे शेयर की जाएगी, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो एंड एनी डाउट यू कैन डिस्कस हेयर टू, है ना।
एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।